दक्षिण भारत में कितना कुछ पढ़ना रहता है ना, जैसे चोल, चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, क्या क्या रहता है। तो उसमें दोस्तों बहुत ज्यादा सवाल नहीं आते हैं, फिलहाल हमारे सिलेबस में है तो हम देखते हैं। आज हम जीएससी लेक्चरर सुपरफास्ट सीरीज में राष्ट्रकूट वंश को देखेंगे। दो चीज आपको जरूर याद रखनी चाहिए कि इसके जो संस्थापक हैं कौन, दंती दुर्ग रहे हैं, और इसके जो अंतिम शासक रहे हैं कर्क द्वितीय रहे हैं, कर्क सेकंड रहे हैं। तो इन शासकों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी हमें होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से कहीं से भी सवाल बन सकता है, जिसमें से दो तीन शासक हम बात करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात हम लोग करते हैं दंती दुर्ग से। ये रिवीजन सीरीज है दोस्तों, आप अपना रिवाइज करते रहिए, इसमें बहुत डिटेल में नहीं चलेंगे, बस सिर्फ पॉइंट वाइज चलेंगे जो जरूरी है। तो दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था, जैसे कि हमने इसके पहले कीर्तिवर्मा द्वितीय चालुक्य शासक में चालुक्य का सामंत था कीर्तिवर्मा द्वितीय, उसको हराकर दंती दुर्ग ने किसकी स्थापना की, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी इसने। ठीक है। दंती दुर्ग का अर्थ होता है जिसका हाथी ही उसका दुर्ग हो, यानी वो अक्सर हाथी पे ही रहता है और हाथी पे उसको मारना असंभव हो जाए, यानी उसको दुर्ग एक किले के समान हाथी को बना ले। तो राष्ट्रकूट की स्वतंत्रता और जन्मदाता वंश का संस्थापक माना जाता है दंती दुर्ग को ही। तो ये चीज क्लियर हो गई, और चालुक्य को हराकर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। बस इतना ही जरूरी है इसमें जानना। हालांकि कुछ जानकारी इससे अलग से मिलती है कि दशावतार लेख और सामंतगढ़ लेख से, लेकिन हम लोग सिर्फ पॉइंट वाइज चल रहे हैं, जो कि सवाल आ सकते हैं वहीं पे बात करेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। हाँ, दो चीज इसमें थी कि दो यज्ञ करवाया था, हिरण्य गर्भदान यज्ञ, तुला पुरुष दान यज्ञ। सेकेंड आते हैं कृष्ण प्रथम। दंती दुर्ग के बाद कृष्ण प्रथम आते हैं दोस्तों। ये सबसे प्रसिद्ध इसीलिए होते हैं कि इन्होंने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, सबसे जरूरी पॉइंट यही पूछा जाता है इनसे। और ये कौन थे, ये दंती दुर्ग के चाचा थे। ये सिर्फ सुना कहानी के लिए है, याद नहीं रखना है। और ये इनकी उपाधि थी शुभ तुंग की उपाधि। कृष्ण प्रथम ने शुभ तुंग की उपाधि ली थी, एलोरा में कैलाश मंदिर बनाया था। इसके अलावा इसके एक सामंत थे दोस्तों, ये सामंत बाद में आएगा, क्योंकि इस सामंत का नाम है क्षणफुल। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने एक वंश की स्थापना की थी, शिलाहार वंश। ये कुछ दो चार जगह पूछा भी गया है। तो शिलाहार वंश की स्थापना किसने की थी, क्षणफुल ने की थी, और ये कृष्ण प्रथम का सामंत था। ठीक, कृष्ण प्रथम की दो और उपाधियां थी, छतः प्रजाबांध और दूसरा कृत प्रजापाल। बस ये याद रखना है। आगे चलते हैं कृष्ण द्वितीय पे, गोविंद द्वितीय पे। ये मिक्स हो जाता है ना कई बार, कृष्ण प्रथम, गोविंद तृतीय, ध्रुव धारावर्ष, इस तरीके से एक बार में पढ़ेंगे तो नहीं होगा, बार बार उसको देखना है। लास्ट में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक में सारी चीजें हैं तो वो समझ में आ जाएगा। गोविंद तृतीय में कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ इनका क्रम देख लीजिए कि तीसरे नंबर पे आ रहे हैं गोविंद द्वितीय में। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट शासक शुरुआत होते हैं इनकी ध्रुव धारा वर्ष की। ये महत्वपूर्ण है, इनकी उपलब्धियां ये हैं कि त्रिपक्षीय संघर्ष में इन्होंने भाग लिया था। और त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था आपको पता होगा कि मैप में देखिए, राष्ट्रकूट, पाल वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश तीनों में लड़ाई हुई थी। किसके लिए, कन्नौज के लिए। कन्नौज के लिए क्यों, क्योंकि इतनी दूर है, फिर भी इस चीज की जरूरत क्यों थी, क्योंकि वो प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था कि कन्नौज पर कौन विजय प्राप्त कर सकता है। तो ये तीनों आपस में हमेशा लड़ते रहते थे। कब से लड़ते रहते थे, ये ध्रुव धारावर्ष के समय से शुरुआत हुआ। ध्रुव मतलब राष्ट्रकूट जब आए थे तब। तो ध्रुव के काल में क्या हुआ था, गुर्जर प्रतिहार शासक के तौर पर कौन था उस समय, वत्सराज था। और पाल वंश कौन था, पाल वंश में धर्मराज था।
राष्ट्रकूट हम लोग पढ़ ही रहे हैं, तो राष्ट्रकूट शासक यही थे, ध्रुव धारावर्ष। इन्होंने वत्सराज को भी हराया और धर्मराज को भी हराया, दोनों को पराजित किया था। और कन्नौज पर स्थायी शासन नहीं किया, क्योंकि ये दूरी काफी ज्यादा है ना, जीत के चले आते थे, भौगोलिक दूरी के नाते प्रॉब्लम हो जाती थी, लेकिन ये प्रतिष्ठा प्राप्त करने जैसा उस समय हो गया था। ठीक, इसीलिए यह है कि उत्तर भारत में उन्होंने अभियान किया था, विजय अभियान किया था, प्रतिहार और पाल शासकों को हराया था, जबकि बात कर ली हमने। आगे चलते हैं। अगला है दोस्तों पांचवा, गोविंद तृतीय आते हैं। गोविंद तृतीय में बात करेंगे तो इनकी उपाधियां काफी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि 3 उपाधि हैं। जगतुंग की उपाधि कृष्ण तृतीय लेते हैं, कीर्ति नारायण, ठीक है, और एक विक्रम। ये तीनों उपाधियां कौन ले रहा है? गोविंद तृतीय ले रहे हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष जो हो रहा है, अभी हमने बात की, गुर्जर प्रतिहार शासक इसके काल में कौन था? गुर्जर प्रतिहार शासक था नागभट्ट, नागभट्ट प्रथम, सॉरी द्वितीय। इसको इसने परास्त किया, यानी कृष्ण तृतीय ने नागभट्ट द्वितीय को परास्त किया था। ये गुर्जर प्रतिहार शासक थे। सिर्फ सुनते रहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है कि याद ही हो जाए एक बार में, ठीक है। और पाल शासक जो था वो लगातार बना हुआ था, इसके काल में भी धर्मपाल था। और कन्नौज का उस समय शासक था दोस्तों इंद्रायुध, ठीक। इंद्रायुध ने तो गोविंद तृतीय के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था, और कन्नौज जीतकर ये वापस दक्षिण भारत आ गया था, यानी अपने साम्राज्य में आ गया था, उसको मिलाया नहीं था अपने। इसके बाद सुदूर दक्षिण में भी ये अभियान करता है, पल्लव, पांड्य, चोल, गंग, सिंघल, श्रीलंका तक गोविंद तृतीय ने एक संघ भी बनाया था इन सबको मिलाकर। और तुंगभद्रा के किनारे पराजित किया था। किसको पराजित हुआ था? सॉरी, पराजित हुआ था कौन? ये कृष्ण तृतीय। क्योंकि ये जो दक्षिण भारत के अभी राज्य हमने बताए, पल्लव, पांड्य, चोल, गंग, सिंघल, सभी ने गोविंद तृतीय को पराजित कर दिया था तुंगभद्रा के किनारे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हाँ, एक चीज और थी कि इस जो विजय थी, इसके उपलक्ष्य में कांची में एक विजय स्तंभ बनाया गया था। इसके बाद आते हैं अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, कृष्ण तृतीय भी हैं काफी इंपॉर्टेंट, और ये सर्वाधिक समय तक लंबा शासन काल रहता है इनका, 64 वर्ष तक शासन करते हैं। और उस समय रण शिविर को स्कंधवार बोला जाता था। इनका जन्म हुआ था स्कंधवार में, और इनका मूल नाम जो था वो था सर्व। मूल नाम क्या था? सर्व। हालांकि 7 वर्ष की उम्र में ये शासक बन गए थे, इसलिए 64 वर्ष तक शासन कर भी पाए। और गुजरात की जो राष्ट्रकूट शाखा की थी, वहां पे विद्रोह हो गया था गुजरात में, तो उसके दमन करने में ही उनको 25 साल लग गया। इसलिए ये बाकी जगह अभियान नहीं कर पाए, यानी कन्नौज पे अभियान नहीं कर पाए। अगर इनके सांस्कृतिक योगदान की बात करें तो ये जैन मत के प्रवर्तक थे, यानी पोषक थे, सॉरी। और आदि पुराण के लेखक जिनसेन को अपना गुरु मानते थे, जिनसेन को अपना गुरु मानते थे अमोघवर्ष प्रथम, ठीक है। और जैन आचार्य महावीर थे, महावीराचार्य बोलते हैं, और इनके दरबार में ही रहते थे महावीराचार्य। और महावीराचार्य जो थे, उन्होंने गणित सार संग्रह लिखा था। गणित सार संग्रह की रचना किसने की थी? ये की थी जैन आचार्य महावीर ने, ठीक है। शाकटायन जैन आचार्य थे, ये भी इनके दरबार में रहते थे। तो शाकटायन थे, आचार्य महावीर थे, यानी महावीराचार्य थे, ये दोनों इनके दरबार में रहते थे। आगे चलते हैं। हाँ, ये थे कि अमोघ वर्ष का पुत्र जो था कृष्ण द्वितीय था, ये था। और इसके शिक्षक के तौर पर गुणभद्र को इन्होंने नियुक्त किया था। तो गुणभद्र को एज ए टीचर नियुक्त किया था अमोघ वर्ष ने अपने पुत्र के लिए। और अकाल के समय अमोघ वर्ष ने अपना अंगूठा दान कर दिया था लक्ष्मी मंदिर में। मान्य खेत को राजधानी बनाई थी, क्योंकि मान्य खेत राजधानी, इसके पहले राजधानी स्पष्ट नहीं थी लेकिन अच्छे से पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से मान्य खेत राजधानी बनाते हैं। हालांकि अगर राजधानी की बात करें तो संभावित जो राजधानी इसके पहले थी मयूरखंडी, एलिचपुर, नासिक, शूलमंजन आती है,
लेकिन मान्यखेत नगर स्थापित करते हैं, राष्ट्रकूटों की राजधानी बनाते हैं। अमोघ वर्ष ने ही कन्नड़ भाषा में एक बुक लिखी, कविराज मार्ग बुक लिखी कन्नड़ भाषा। ये दंडिन की शैली पर आधारित है, यानी काव्य आदर्श पर आधारित है। और अमोघ वर्ष ने एक बुक और लिखी थी दोस्तों, ये काफी कम पूछी गई है लेकिन इंपॉर्टेंट हो सकती है, रत्नमालिका। ये संस्कृत में है और कविराज मार्ग जो लिखा है ये कन्नड़ में है। ये प्रथम काव्य है, प्रथम काव्य लिखा था उन्होंने, ठीक है। और अमोघ वर्ष को दक्षिण का अशोक भी कहा जाता है। दक्षिण का अशोक किसे कहा जाता है? अमोघ वर्ष को कहा जाता है। और कृष्ण तृतीय के पक्ष में इन्होंने गद्दी त्याग दी थी, ऐसा एक ग्रंथ है प्रश्नोत्तर मालिका, उसमें लिखा हुआ है। अब कृष्ण तृतीय की बात करें तो इनके शिक्षक थे, जैसे कि बात कर ली, गुणभद्र थे। और इनके काल में कुछ बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत है कि वेंगी के चालुक्य और प्रतिहार मिहुर भोज के साथ संघर्ष चला था और सफलता नहीं मिली, बाद में उज्जैन पर अधिकार। हालांकि सिर्फ नाम याद रखिए, उनके शिक्षक को याद रखिए, गुणभद्र, बाकी ठीक है। और इंद्र तृतीय की बात आती है दोस्तों। इंद्र तृतीय उत्तर भारत का अभियान करते हैं। उत्तर भारत का अभियान कन्नौज का पर स्वामित्व अधिकार स्थापित करना ही इनका मुख्य उद्देश्य था। और गुर्जर प्रतिहार शासक जो थे उस समय महिपाल थे। कौन था? जब इंद्र तृतीय आए तो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक कौन थे? ये थे महिपाल। 916 के आसपास की बात है। इसको पराजित किया और कन्नौज पर स्वामित्व स्थापित किया। यहाँ पे किसने? इंद्र तृतीय ने कन्नौज पर स्वामित्व स्थापित कर लिया। और स्वामित्व स्थापित करने वाला जो दक्षिण भारत का पहला शासक था वो यही बना था। हालांकि 917 में यह वापस दक्षिण आ गया, क्योंकि राजा कहीं दूर होता है तो विद्रोह चालू हो जाते हैं। और कन्नौज पर पुनः महिपाल का शासन हो गया था, महिपाल फिर आ जाए, क्योंकि नजदीक है भाई। और अंततः त्रिपक्षीय युद्ध में ये जो गुर्जर प्रतिहार थे इन्हीं की विजय होती है। रीजन भी यही था कि ये सबसे नजदीक थे, ये सब जीत के चले जाते थे, तो बाकी फिर ये गुर्जर प्रतिहार कब्जा कर लेते थे। फिर आते हैं अगला दोस्तों, अगला है अमोघ वर्ष तृतीय। ये बहुत ही कमजोर शासक थे, बस इसका नाम सुन लीजिए। अमोघ वर्ष द्वितीय, गोविंद चतुर्थ, अमोघ वर्ष तृतीय, ये कमजोर और अल्पकालिक शासक थे। कृष्ण तृतीय आते हैं दोस्तों, अंतिम महान राष्ट्रकूट शासक था जिसने चोलों को हराया और दक्षिण भारत में प्रभुत्व स्थापित किया। इसने कुछ उपाधियां भी ली थी, जैसे बल्लभ नरेंद्र, पृथ्वी वल्लभ और अकाल वर्ष। अकाल वर्ष कई बार पूछा गया है, किसकी उपाधि थी? तो कृष्ण तृतीय की उपाधि थी अकाल वर्ष। चोलों का प्रभाव बढ़ गया था, लेकिन बाद में शासन वो युद्ध भी होता है, तो कोप्पम का युद्ध होता है, इसमें हार जाता है। और तकोलम का युद्ध होता है। तकोलम युद्ध में दोस्तों, तकोलम युद्ध होता है 949 में। और चोल शासक उस समय था परांतक प्रथम, इसको पराजित किया था इसने, कृष्ण तृतीय ने, ठीक है। इसके बाद खोड्डिक आते हैं। खोड्डिक इनका बहुत ज्यादा नाम नहीं है, बस काउंटिंग में रख सकते हैं, इनके खोड्डिक हो जाएंगे। फिर लास्ट में कर्क द्वितीय आ जाते हैं। ये राष्ट्रकूट वंश के पतन हुआ, मतलब अंतिम शासक थे। कल्याणी चालुक्य वंश की सत्ता जब वापस आई तो उन्होंने ये छीन लिया था। और इस वंश का आखिरी शासक है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। और किसने छीना था? तैलप द्वितीय ने, जैसा कि हम कल या परसों वाले वीडियो में, यानी चालुक्य वाले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि कल तैलप द्वितीय ने पराजित करके कर्क को चालुक्य की शाखा, यानी कल्याणी की चालुक्य शाखा आरंभ की थी। इस तरीके से हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। और कृष्ण प्रथम ने कौन सी उपाधि थी? शुभतुंग। ध्रुव की धारावर्ष। और गोविंद तृतीय की जगतुंग, कीर्ति नारायण और विक्रम। अमोघ वर्ष की नृपतुंग, वीर नारायण। और कृष्ण तृतीय की अकाल वर्ष। इसमें कृष्ण तृतीय कहाँ गया? इसका अकाल वर्ष। अच्छा, इसको मैं लिख दे रहा हूं, जितनी उपाधियां हैं उसको फिर स्क्रीनशॉट कर लो। और कृष्ण प्रथम में क्या है? शुभ तुंग। ध्रुव का
ये धारावर्ष उपाधि ही है इसकी, ठीक। और गोविंद तृतीय जब आते हैं, इनकी उपाधि है जगतुंग, कीर्ति नारायण और विक्रम। अमोघ वर्ष नृपतुंग, और अमोघ वर्ष जब आते हैं तो क्या नाम है इनका, उपाधि है नृपतुंग और वीर नारायण, ये उपाधि रही। कृष्ण तृतीय की उपाधि क्या है, अकाल वर्ष, प्रमुख रूप से, ठीक है। बस इतना ही रहा है। तो मिलते हैं दोस्तों राष्ट्रकूट के प्रशासन में, कल बात करेंगे। आज इसको रिवाइज कर लीजिए, अपने हिसाब से अपना काम करते रहिए, अच्छे से रिवाइज करते रहिए। हाँ, एक होमवर्क भी है कि त्रिरत्न कन्नड़ में, साउथ में किसको बोला जाता है, तो पंप पोन रन, जो बता ही दिए। तो कवि पोन्न ने कौन सी बुक लिखी थी, ये बताइए। कवि पोन्न ने कन्नड़ भाषा में एक बुक लिखी थी, एक पुराण लिखा था, कौन सा पुराण था वो, ठीक। त्रिरत्न कौन हो गए, पंप पोन रन। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।